हेलो एवरीवन। तो भाई आज बात करेंगे गार्डियनशिप के बारे में। गार्डियनशिप, अगर जो आपके मन में पहला सवाल आना चाहिए, गार्डियनशिप होता क्या है। गार्डियनशिप का मतलब होता है संरक्षकता। जब एक बच्चे के माँ बाप नहीं होते या उसको किसी कारणवश माँ बाप नहीं मिल पाते, तो उसका जो संरक्षक करता है, यानी उसको जो संभालता है, जो उसकी केयर करता है या उसको रखता है, उसको कहीं ना कहीं हम संरक्षक कहते हैं। और जो आपने हिंदू लॉ पढ़ा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं गार्डियनशिप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उसमें नेचुरल गार्डियन, टेस्टमनी गार्डियन और भी जो गार्डियंस देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ एक मुस्लिम लॉ में भी कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने को मिल जाता है। अगर जो मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ, तो परिभाषा आपको देखने को मिल जाती है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो नाबालिग के शरीर या उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम गार्डियंस कहते हैं, यानी संरक्षक कहते हैं, जो बच्चे के शरीर और प्रॉपर्टी की रक्षा करता है। तो मेन मकसद जो होता है गार्डियनशिप करने का या गार्डियन बनने का, वो दो ही चीज़ों का होता है कि एक तो बच्चे की रक्षा करे और दूसरा है कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं उसकी भी रक्षा करनी पड़ेगी, तो वही गार्डियन बन सकता है। जो हमारा हिंदू लॉज है उसमें कहीं ना कहीं 18 साल के बच्चे को नाबालिग बताया गया है। पर मुसलमानों में भी क्या ऐसा होता है? आप पहले कमेंट करके बताओ, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे नाबालिग बच्चा होता है, तो मुसलमानों में कहीं ना कहीं 15 से कम उम्र के बच्चे को ही एक नाबालिग बच्चा माना जाता है। उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं, यानी 15 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं नाबालिग नहीं माना जाता। पर वो ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी का सारा काम ले सकते हैं, अपने गार्डियनशिप छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। 15 साल के बच्चे को शादी और तलाक का डिसीजन लेने का हक है, पर प्रॉपर्टी में जब तक वो बालिग नहीं हो जाता उसको हक नहीं मिलता। यही हमारे भारतीय वैश्विक अधिनियम में भी बताया गया है कि 18 साल तक का होना जरूरी है जब बच्चे को अधिकार मिलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हिंदू जो एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं टाइप्स बताए गए हैं। ऐसे ही टाइप्स हैं कुछ जो मुसलमानों में बताए गए हैं। पहला जो टाइप्स बताया गया है वो शरीर की रक्षा कैसे होती है, तो उसको मुसलमानों जो कहते हैं वो हिजात कहते हैं। दूसरा बताया गया इसमें विवाह की जो संरक्षकता होती है, यानी विवाह की संरक्षकता जो होती है उसको वो कहते हैं जबर। और तीसरा इसमें संपत्ति की जो संरक्षकता होती है उसको कहते हैं, उसको विलित माल कहते हैं। अगर मैं शरीर की संरक्षक की बात करूँ, जिसको हम हिजात भी कहते हैं, अगर हम सुन्नी विधि की बात करूँ, तो उसमें जो लड़के की एज है वो कम से कम 7 साल होनी चाहिए और लड़की की जो एज है वो कम से कम 15 साल होनी चाहिए। अगर शिया विधि में बात करूँ, तो लड़के की जो एज है वो 2 साल होनी चाहिए और लड़की की एज कम से कम 7 वर्ष होनी चाहिए। संरक्षकता अधिकार दिया जाता है जब इतनी एज आपको देखने को मिल जाती है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमारे पास एक केस है इसमें, सुरहाबी बनाम डॉक्टर मोहम्मद 1985। अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में बताया गया अगर जो बच्चे का पिता उसकी माता को तलाक दे देता है, तो संरक्षकता का सबसे पहला अधिकार माता को मिलता है। ये इसमें केस में बताया गया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग मोड जब आ जाता है, जब ये कहते हैं आगे कि अधिकार तो मिलता है, पर अगर माता दूसरे विवाह करती है तो उसका अधिकार को खो देती है। यानी अगर जो वो दूसरा विवाह कर ले तो वो बच्चे की संरक्षकता का अधिकार खो देती है। पर पिता के केस में ऐसा नहीं है, पर केवल माता के केस में ऐसा है कि माता संरक्षकता खो देगी अगर जो वो दूसरा विवाह कर लेती है। तो आप देखो लॉस कितनी बढ़िया चीज़ है। तो भाई ये इस केस में बताया गया कि अगर जो वो शादी कर लेती है तो वो कहीं ना कहीं अपना अधिकार खो देती है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि अगर जो माँ के पास अधिकार नहीं है, तो अधिकार अब किसके पास जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो अधिकार बताया गया वो नानी के पास जाएगा। अगर जो नानी है तो माँ के पास सबसे पहला अधिकार नानी के बनता है। अगर जो बाई चांस उसके बच्चे की नानी नहीं है तो फिर दादी, और दादी भी नहीं है तो फिर उसकी सगी बहन होगी। अगर उसकी सगी बहन नहीं है तो सरोदर बहन होगी। सरोदर बहन क्या होता है? जो एक ही माता की है पर पिता अलग अलग है, उनको सरोदर बहन कहते हैं। मतलब सरोदर बहन पर चली जाएगी। अगर सरोदर बहन भी नहीं हो, फिर जो संरक्षकता का अधिकार है वो गोत्री बहन पर चली जाएगी। अब गोत्री बहन कौन होती है? पिता तो एक है पर माता अलग अलग है, तो उसको हम गोत्री बहन कहते हैं। अगर जो गोत्री बहन भी नहीं है तो सगी बहन की लड़की होगी, उस पर चली जाएगी। अगर सगी बहन की लड़की नहीं है तो सरोदरी बहन की लड़की होगी। सरोदरी बहन नहीं है तो गोत्री बहन की लड़की होगी। अगर गोत्री बहन नहीं है तो मौसी होगी, और मौसी नहीं है तो बुआ होगी, तो इनके पास चली जाएगी। अगर जो उनमें से कोई भी रिश्तेदार है तो उनके पास कहीं ना कहीं उनकी सारी जो है संरक्षक का अधिकार चला जाएगा। अब इसमें अयोग्यताएं बताई गई हैं। अयोग्यता क्या हो सकती है इसमें? अनैतिक जीवन, यानी अगर जो माता का कोई अनैतिक जीवन है तो माता से कहीं ना कहीं संरक्षकता छीन ली जाएगी। दूसरा इसमें बताया अगर जो देखभाल में लापरवाही करते हैं, कोई भी हो, संरक्षक हो या कोई भी हो अन्य, अगर जो लापरवाही देखभाल में करता है तो उससे भी कहीं ना कहीं संरक्षकता छीन ली जाएगी। तीसरा इसमें बताया गया ऐसे पुरुषों से विवाह जो उसके निषेध अस्थियों से संबंधित नहीं, यानी उसकी कोई रिश्तेदारी में ना आए, ऐसे पुरुषों से विवाह कर ले जो अन्य उनकी रिश्तेदारी में नहीं लगता, तो फिर भी उसकी कहीं ना कहीं संरक्षकता छीन ली जाएगी। इसमें जो चौथा बताया गया वो है कि पिता के स्थान से बहुत दूर रहने लगी हो, तो आप देखो ये कॉन्सेप्ट देखो, अगर माता पिता के स्थान से बहुत दूर रहने लगी हो तो भाई उसकी संरक्षकता से छीन ली जाएगी। पांचवा इसमें शरीर या मानसिक दुर्बलता, शरीर से या मानसिक दुर्बलता यानी मानसिक रूप से वो विकलांग हो जाए तो उसकी संरक्षक से छीन ली जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुस्लिम लॉज में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो विवाह की संरक्षकता जो है सुन्नियों में थोड़ी अलग है और सियाओं में थोड़ी अलग है। सुन्नियों की अगर जो बात करूँ तो विवाह की जो संरक्षकता है, अगर जो पिता है तो पिता पाएगी, अगर जो पिता नहीं है तो दादा पाएगी, चाहे जितनी भी पीढ़ी ऊपर हो वो दादा पे आ जाएगी। तीसरा यह है अगर जो दादा नहीं है तो सगे भाई पे या अन्य पुरुष जो संबंध में है उन पर आ जाएगी। अगर जो वो भी नहीं है तो माता पे आ जाएगी। अगर जो माता भी नहीं है फिर केवल न्यायालय कर सकता है इसमें हस्तक्षेप, केवल न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद अगर जो सिया विधि की बात करूँ, सिया विधि में या तो पिता पे या पिता माँ पे, इन दोनों के अलावा किसी पे अधिकार नहीं है कि वो उस बच्चे के विवाह के बारे में संरक्षकता ले सके या डिसीजन ले सके।
ऐसे ही कुछ हमें संपत्ति संरक्षक में भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें सिया और शून्य विधि केवल एक ही चीज़ फॉलो करते हैं और एक ही चीज़ को मानते हैं। जैसे कि इसमें हमें तीन संरक्षक देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे इसमें है नेस्किंग संरक्षक या कानूनी संरक्षक, यानी नेचुरल गार्डियंस भी कह सकते हो आप। दूसरा इसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक, और तीसरा इसमें वास्तविक संरक्षक। वास्तविक संरक्षक तो हमने वहाँ में पढ़ा है हिंदू लॉज में, जिसको हम टेस्टिमोनी गार्डियनशिप भी कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कानूनी संरक्षक क्या होता है। जैसे पहला जो कानूनी संरक्षक होता है वो कहीं ना कहीं पिता होता है। फिर दूसरा होता है पिता की वसीयत में जो इसका नाम डाला हुआ है, जिसको पिता ने नियुक्त किया हुआ है, तो वो कानूनी तौर पर संरक्षक हो सकता है। तीसरा हो सकता है पिता का पिता यानी दादा आपका संरक्षक हो सकता है। और चौथा है पिता के वसीयतनामे द्वारा नियुक्त किया गया, यानी दादा ने जो वसीयतनामे में नियुक्त किया है बंदा, वो हो सकता है। अब कानूनी जो संरक्षक है उनकी कुछ शक्तियाँ बताई गई हैं। जैसे अचल संपत्ति बताई गई है और एक चल संपत्ति बताई गई है। अचल में बताया गया कि अवयस्क की चल संपत्ति का विक्रय या बंधक द्वारा अतिरिक्त नहीं किया जा सकता, यानी अचल जो संपत्ति है उसका ना तो वो विक्रय कर सकता है, यानी ना उसको बेच सकता है, और ना किसी को वो बंधक कर सकता है, ना उसको भाई ये कि आप अपने कब्जे में नहीं रख सकता। पर चल संपत्ति में थोड़ा अलग बताया गया। चल संपत्ति में ये है कि अनिवार्य नहीं है कि वो आवश्यक तौर पर उसको रखे। अगर जो बच्चा है उसके भोजन, वस्त्र और पालन में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो अपनी चल संपत्ति को, यानी चल संपत्ति उसको बेच सकता है, उसको ऐसा राइट्स दिया हुआ है। दूसरा इसमें बताया गया कि न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक क्या है। तो न्यायालय द्वारा जो संरक्षक है वो वयस्क के कल्याण ध्यान में रखते हुए संरक्षकता नियुक्त किया जा सकता है। यानी न्यायालय अगर जो बच्चे की संरक्षकता के ध्यान में रखते हुए, यानी उसकी जो कल्याण है उसको ध्यान में रखते हुए संरक्षक नियुक्त कर सकता है। अब इस जो न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त हो रहा है उसकी क्या शक्तियाँ हैं, तो वो ना तो अपनी ज़मीन को दान पे दे सकता है, ना विक्रय कर सकता है, और ना ही कोई चीज़ ऐसी कर सकता है जो भाई उस बच्चे की कानूनी तौर पर गलत हो जाए, यानी उसको ना बेच सकता है, ना वो अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, वो केवल 5 साल के लिए पट्टे पे दे सकता है, वो भी अगर जो कोर्ट के द्वारा वो परमिशन लेके आ सकता है। अगर जो ऐसी ज़मीन को वो बेच भी देता है या उसको दान कर देता है या कुछ भी कर देता है, तो वो पहले से वॉइड हो जाएगी और उसको शून्य मान लिया जाएगा। मतलब वॉइड का मतलब वही है कि भाई वो मानी नहीं जाएगी कि बेच भी दिया तो फिर भी वो बिक्री में नहीं मानी जाएगी। तो ये बताया कहीं ना कहीं न्यायालय द्वारा जो नियुक्त होते हैं गाइडेंस। इसमें एक केस है इमामवादी बनाम मुतसिद 1918 केस है, जिसमें बताया गया कि बच्चे की संरक्षकता का अधिकार है तो, पर बच्चे की नेचुरल गार्डियंस नहीं है। मतलब माँ को बच्चे की संरक्षकता का अधिकार तो है, पर माँ उसकी नेचुरल गार्डियंस नहीं है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट्स या अधिकार होता है, वो अधिकार नहीं होता माँ के पास कभी उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, उसके अधिकार या उसको बंधक बना के रख ले। अगर माँ अपनी बच्चे की प्रॉपर्टी को बंधक रखती है तो ये अधिकार उसका लीगल नहीं होगा, इलीगल हो जाएगा। अगर जो बंधक बना के रख सकती है, तो उसको बंधक बना के रखना है अपनी प्रॉपर्टी को, तो उसके कोर्ट द्वारा परमिशन लेनी होगी जब वो बंधक बना के रख सकती है। तो ये इस केस में बताया गया। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा जो है वास्तविक संरक्षक यानी टेस्टिमोनी गार्डियनशिप। यो टेस्टिमोनी गार्डियनशिप होता है मतलब जैसे कि कोई बच्चे के पिता मर गए और कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि भाई ना मैं इसका गार्डियन बनूंगा और मैं आज से इसका पिता हूँ, जो अपने आप ही नियुक्त होगा, उसे किसी ने नियुक्त नहीं करा, वो अपने आप ही नियुक्त होगा। तो इसका मतलब यही होता है कि वास्तविक संरक्षक वही होता है। अब ऐसे जो संरक्षक होते हैं उनके पास क्या अधिकार है, तो इनके पास कोई अधिकार नहीं है कि कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करेंगे तो वॉइड हो जाएगा। वैसे कि शरीर या संपत्ति की रक्षा परमिशन तो है कि भाई ये रख सकते हैं, पर इनको पूर्ण तरह से कुछ माना नहीं जाता, ये बस अपने तौर पर कुछ भी हो सकते हैं। पर इसमें एक केस है, जैसे इसमें केस बताया गया रुकेशा साम्य बेगम बनाम इकबाल अली खान, जो कि केस है। इसमें बताया गया अगर कोई भी वास्तविक संरक्षक है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसका जो शुरुआत जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो शून्य मानी जाएगी। तो इसमें ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी, जो बच्चे के संरक्षक बन जाते हैं, जैसे चाचा ताऊ फूफा वूफा जो बन जाए उनके गार्डियंस बन जाए और उन पर कहीं ना कहीं प्रताड़ना करें, उनकी प्रॉपर्टी को बेच दें, तो फिर ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई बच्चे जब तक खुद व्यस्क ना हो जाए तो उसको जब तक अधिकार ना मिल जाए कि वो प्रॉपर्टी बेच सके। पर इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है, अगर जो व्यस्क भी हो जाता है और वो कहता है कि मेरे टेस्टिमोनी गार्डियनशिप है उनने मेरी मर्जी से बेच किया, तो फिर भी उसको कहीं ना कहीं वॉइड माना जाएगा। इसमें ये भी बताएगा। अब संरक्षकता से हटाने के क्या तरीके हैं, इसमें पहला तरीका बताया है कर्तव्य का पालन नहीं करना, निरंतर असफल हो रहा है, तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है उचित देखभाल नहीं करना, बच्चे की उचित देखभाल न करा तो उसे हटाया जा सकता है। तीसरा इसमें न्यायालय के आदेश को भाई निरंतर अवहेलना कर रहा है। चौथा इसमें अपराध में दोषी सिद्ध ठहराया जाना है, यानी किसी अपराध में दोषी सिद्ध ठहराया गया है तो उस केस में भी उसकी जो गाइडेंस है वो छीन ली जाएगी। पांचवा इसमें कि भाई दिवालिया घोषित कर दिया, कि सामने वाले को दिवालिया घोषित कर दिया, उसके पास पैसे वैसे ना और वो गरीब आदमी, जब भी उसको कहीं ना कहीं एक दोषी उसकी संरक्षकता छीन ली जाएगी। पांचवा इसमें न्याय का दुरुपयोग करने के कारण, किसी भी न्याय का या न्यास का दुरुपयोग करता है तो उसकी संरक्षकता छीन ली जाती है।